हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आपका न्यूमेरिकल आता है लैम्पोर्ट्स लॉजिकल क्लॉक, तो वो कैसे सॉल्व होता है, कैसे हम हैपेंड बिफोर रूल को इम्प्लीमेंट करके लॉजिकल क्लॉक के थ्रू टाइम स्टैम्प कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल मैंने ले रखा है जिसमें P1 प्रोसेस है, P1 प्रोसेस की इवेंट E11, E12, E13, E14, E15, E16 एंड E17, ये आपकी इवेंट्स हैं P1 प्रोसेस की। सेम P2 प्रोसेस की आपकी इवेंट्स हैं E21, E22, E23, E24 एंड E25। क्लियर? तो आपको इसका क्लॉक वैल्यू निकालना है या फिर आप इसको कह सकते हो टाइम स्टैम्प आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपका जो हमें इसका सोल्यूशन करते हैं तो वी नो दैट द क्लॉक वैल्यू ऑफ CI + 1 = CI + D। ये आपका लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक का इंप्लीमेंटेशन रूल 1 है। यहाँ पे CI आपका टाइम स्टैम्प है। एंड इफ A इज अ सेंडिंग प्रोसेस, सेंडिंग मैसेज ऑफ प्रोसेस PI एंड B इज द event of receiving process PJ, then the clock value or you can say time stamp is equal to max CI + 1, TM + D। आपका ये इम्प्लीमेंटेशन रूल 2 है। क्लियर? तो इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं इन्हीं दो रूल की हेल्प से। तो पहला आपका रूल आपका है जब प्रोसेसेस के बीच में मैसेज कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, और जो दूसरा आपका इम्प्लीमेंटेशन रूल है जब डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में मैसेज का कम्युनिकेशन हो रहा है, वहां पे हम इम्प्लीमेंटेशन रूल 2 को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले हमने सोल्यूशन करते हैं तो निकालते हैं टाइम स्टैम्प या क्लॉक वैल्यू ऑफ इवेंट E11। तो हमने इम्प्लीमेंटेशन रूल 1 अप्लाई किया, या आप कह सकते हो टाइम स्टैम्प को क्लॉक वैल्यू भी पूछ सकते, सेम नेम है। तो आप देखो मैंने अप्लाई किया है इवेंट E11 का क्लॉक वैल्यू आएगा आपका, आई वैल्यू 0 पुट किया तो C11 आ गया। तो दोस्तों क्लॉक वैल्यू ऑफ E11 के पहले कोई इवेंट नहीं तो ये बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगा। तो CI की वैल्यू आपकी 0 हो गई, तो C11 = 0 + 1, फाइनली C11 आपका 1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप फॉर इवेंट E12 का टाइम स्टैम्प वैल्यू आपका आएगा C12 = CI की वैल्यू यहाँ पे 1 का काम करेगी। इस C12 का क्लॉक वैल्यू निकालने के लिए CI का काम करेगा आपका C11। ठीक है, तो C11 की वैल्यू 1 है, तो आपका C12 = 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 आपका D की वैल्यू है, D की वैल्यू हमेशा 1 यूज करेंगे। ठीक है, अब फॉर इवेंट E13 के लिए निकालेंगे तो E13 में आप देखोगे इसमें कोई मैसेज नहीं आ रहा है ना ही, तो हम इसमें अप्लाई करेंगे रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 में लगाएंगे CI + 1 = CI + D। तो दोस्तों यहाँ पे CI की वैल्यू है 2, तो CI आपका +1 हो जाएगा 13, तो C13 = 2 + 1 दैट इज 3। तो आपका C13 की वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, सेम आपका इसी फार्मूले पे इवेंट E14 का क्लॉक वैल्यू निकालनी है। द टाइम स्टैम्प फॉर इवेंट E14 = C14 = आपका CI की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा। आप देख सकते हो इवेंट E14 के प्रीवियसली इवेंट आपकी E13 है जिसकी क्लॉक वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3, इसलिए C14 = 3 + 1 दैट इज 4। क्लियर? तो आपका ये 4 आ जाएगा। अब आपके पास फॉर इवेंट E21 आप देख सकते हो फॉर इवेंट E21 क्योंकि हमारे पास इवेंट ये 15 है अगली, तो उसमें मैसेज आ रहा है, तो इसका मतलब है हमें इम्प्लीमेंटेशन रूल नंबर 2 लगाना है। ठीक है, तो इसके पहले हमें E22 का टाइम स्टैम्प या क्लॉक वैल्यू पता होनी चाहिए। क्लॉक वैल्यू ऑफ इवेंट E22 से पहले E21 का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे टाइम स्टैम्प फॉर इवेंट E21। तो E21 का आपका इम्प्लीमेंटेशन रूल नंबर 1 लगाया, तो CI + 1 आपका C21 हो जाएगा, और CI की वैल्यू यहाँ भी 0 है और +1 ऐड किया, D की वैल्यू है, तो C21 आपका 1 हो गया। फॉर इवेंट E22 इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन रूल नंबर फिर आपका 1 लगा, क्योंकि इसमें भी कोई मैसेज भेज नहीं रहा, ना तो कोई रिसीव हो रहा है। तो C22 = 1 + 1, तो ये आपका CI की वैल्यू 1 है, तो C22 आपका 2 आ गया। ठीक है, अब फ्रेंड फॉर इवेंट E23 के लिए आप देखिए E23 पे मैसेज रिसीव हो रहा है, तो आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन रूल नंबर 2 अप्लाई करना पड़ेगा।
तो दोस्तों IR रूल 2 आपका है CI प्लस 1 इक्वल टू मैक्स CI प्लस 1 कॉमा TM प्लस D वेयर D ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉरी, D की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर रहती है 0 से। बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे D इक्वल टू 1 लेके चलेंगे, ठीक है। D की वैल्यू हमेशा आपकी 1 रहेगी, क्लियर। तो फॉर इवेंट E23 द क्लॉक वैल्यू इज गोज टू C23 इक्वल टू मैक्स 2 plus 1 comma 2 plus 1 CI, the value of CI is 2 and TM value of TM is 2 and 1 incremental after the value of 1 is D, okay. C23 equal to max 3 comma 3, it means the clock value of event 23 is 3, okay. तो C23 की वैल्यू आपकी 3 आ गई। इसी तरीके से इवेंट E15 की क्लॉक वैल्यू सेम फार्मूला लगाया, C15 इक्वल टू मैक्स 4 प्लस 1 कॉमा 2 प्लस 1, तो C15 इक्वल टू 5 आपका आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आपका इवेंट E16 का देखिए, E16 में आपका इम्प्लीमेंटेशन रूल नंबर 1 लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई मैसेज इस पे भेज आ नहीं रहा है, ठीक है, सिर्फ भेज रही है। तो C16 इक्वल टू 5 प्लस 1, 5 आपका इवेंट E15 का क्लॉक वैल्यू है, तो 5 प्लस 1 यानी C16 की वैल्यू 6 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए इवेंट 17 आपका इवेंट 17 में मैसेज रिसीव हो रहा है, तो क्लॉक 17 इक्वल टू मैक्स 6 प्लस 1 कॉमा 4 प्लस 1 फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन रूल नंबर 2, ठीक है। तो इससे फॉर्मूला मैंने लगा दिया, तो आपका इसका C17 की वैल्यू आपकी आ गई 7, ठीक है। ये आपकी इवेंट 17 की वैल्यू 7 आ गई। उसके बाद फॉर इवेंट 25 की दीजिए, इवेंट 25 में भी इम्प्लीमेंटेशन रूल नंबर 2 लगेगा, क्योंकि इस पे इस इवेंट 25 पे मैसेज आ रहा है। तो C25 इक्वल टू मैक्स 6 प्लस 1 कॉमा 4 प्लस 1, C25 इज गोज टू 7 कॉमा 5 मैक्स, तो C25 की भी वैल्यू 7 आ गई फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लॉक वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। एक आपकी इवेंट और रह चुकी है, इवेंट 24 की वैल्यू क्लॉक वैल्यू निकालनी है। तो ये इवेंट 24 में आपका देखो मैसेज आ नहीं रहा, इस पे मैसेज रिसीव नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर इम्प्लीमेंटिंग रूल नंबर 1, देन C24 इक्वल टू 3 प्लस 1, okay, the value of CI is 3 and value of D is 1, that's why C24 become 4, okay, clear. This is implemented using implementation rule number 1. अब फ्रेंड्स आपसे टाइम स्टैम्प या क्लॉक वैल्यू पूछी जाए लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक को यूज करके, तो ये आपकी लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक हैपेंड बिफोर रूल पे इम्प्लीमेंटेड है, हैपेंड बिफोर रूल पे इम्प्लीमेंटेड है फ्रेंड्स। हैपेंड बिफोर रूल को इस एरो से डिनोट किया जाता है, ये एरो से, तो इसका मतलब होता है इफ A happened before B, it means A and B are the events of process PI process की events है A और B। If A happened before B, then the clock value of A always less than from the clock value of B. If A and B are the event of same process PI and A happened before B, it means the clock value of A is less than clock value of B. Okay, this is the conclusion. And in Lamport logical clock you have to know transitivity of events. If A happened before B and B happened before C, it implies that A happened before C. It is the transitive happened before rule. Okay, and another relation goes to causal ordering. Causal ordering, if A happened before B and B happened before D, it implies that A happened before B and B happened before D. Okay, the clock value of A, it implies that clock time of A is less than from clock time of event B, less than from clock time of event D. Clock time of event D. ठीक है, दिस इज द कैजुअल रिलेटेड इवेंट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। तो इस वीडियो का पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे से पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो आप क्लॉक वैल्यू निकाले हो हर इवेंट की, या आप कह सकते हो इसकी
टाइम स्टैम्प वैल्यू हर इवेंट की निकाले हो, इसको ये ब्लॉक डायग्राम आपको पुनः ड्रा करना है न्यूमेरिकल के बाद, और उस डायग्राम में हर इवेंट के पास पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प की वैल्यू इस तरीके से पुट करनी है। आपकी इवेंट T11 की क्लॉक वैल्यू आई है 1, इवेंट 12 का टाइम स्टैम्प निकल के आया है 2, टाइम स्टैम्प वैल्यू या क्लॉक वैल्यू सेम है, इवेंट T13 की वैल्यू आई है 3, इवेंट T14 की क्लॉक वैल्यू 4, इवेंट T15 की क्लॉक वैल्यू 6, इवेंट T16 की क्लॉक वैल्यू आपकी 6 आई है, इवेंट T17 की क्लॉक वैल्यू 7, इवेंट T21 की क्लॉक वैल्यू 1, इवेंट T22 की क्लॉक वैल्यू 2, इवेंट T23 की क्लॉक वैल्यू 3, इवेंट T24 की टाइम स्टैम्प वैल्यू 4 एंड आपका इवेंट जो प्रोसेस T2 का इवेंट है, इवेंट T5 की क्लॉक वैल्यू 7, ठीक है। तो इस तरीके से हम लास्ट में डायग्राम बनाओगे, उसको दूसरे पेन से यूज करके टाइम स्टैम्प वैल्यू अच्छे से पुट कर देना और आपका न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक बार कंक्लूड कर रहा हूं, लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक हैपन बिफोर रूल पे बेस्ड है, तो इसमें 2 रूल यूज होते हैं। अगर एक ही प्रोसेस की इवेंट एक दूसरे से पहले हैपेंड हो रही है तो हमें ये रूल लगाना है CI इक्वल, तो टाइम स्टैम्प निकालने के लिए, क्लॉक वैल्यू निकालने के लिए CI+1 इक्वल टू CI+D, वेयर D ग्रेटर देन 0, जनरली वी आर यूजिंग D इक्वल टू 1, okay, this is the first implementation rule. And if event A is the event of process Pi and send a message to event B which is the event of process Pj, which is totally different from